नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके सबसे विश्वसनीय YouTube चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैक्सवेल का इक्वेशन पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है इसको हम लोग पढ़ा था, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म एंड एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, एम्पियर फैराडे लॉ क्या होता है उसके बारे में हम लोग जाना था। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे तो हम लोगों को क्या मिला था? हम लोगों को मिला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनता है, एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने कंप्लीट जानकारी ली थी। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन आए, जितने भी कॉन्सेप्ट आए वो अच्छी तरीके से आ जाए। तैयार रहें हमारे साथ। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, एक पेन लेंगे, एक पेपर लेंगे। ठीक है, पेपर के साथ आप कॉपी रखेंगे, वहाँ पर कॉपी में क्या करेंगे, साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, ताकि जितने भी आपके कॉन्सेप्ट बनते रहें आप उसमें लिखते जाएं अपने नोट्स में और रिवाइज करने में आगे आसानी हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप YouTube पे जाकर के प्रिस्टाइन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी आपको वीडियोस यहाँ से डाले जाएं आपके पास पहले पहुँचे। ठीक है, साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी शॉर्ट वीडियो आएंगे वहीं इंस्टाग्राम पे आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको बता दें अपने ऑफिशियल चैनल के बारे में या ऑफिशियल ऐप के बारे में, जहां से आप जा करके वहां प्ले स्टोर से जा करके आप डाउनलोड करके उसमें इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि वो यहाँ से जो भी आपको डीपीपी, क्लास नोट्स का पीडीएफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीडीएफ जो हैं वो आप तक बड़े आसानी से पहुँच जाएं। अगर आपको कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत हो रही है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप इनरोल कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चले आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा जो प्रिस्टाइन क्लासेस है वो ITEP के लिए तीनों कोर्सेस लॉन्च किया हुआ है, जिसका नाम है BA BEd, ITEP BCom BEd एंड ITEP BSc BEd है। ITEP BSc BEd है। इसमें क्या है, इसमें इसकी फीस सिर्फ है 3500 रुपये, बट फर्स्ट 50 बच्चों के लिए क्या है, ओनली 2450 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस मिलेंगे और ये लाइव क्लासेस जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपका रहेगा। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास नोट्स में मिलेंगे, डाउट सेशन भी चलेंगे और इसके साथ आपका टेस्ट सीरीज और DPP भी आपको प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपको जितना भी आप क्लास में पढ़ें उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी करना अनिवार्य होता है, ताकि क्वेश्चन करेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट जितना होगा वो रिवाइज होता रहेगा बार बार। ठीक है, आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ ये सारी चीज़ें आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी ताकि आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो पाए। यही हमारा ड्रीम है, यही आपका भी लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो चले आगे तो देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेमो नंबर 2। ठीक है, डेमो क्लास नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले फिर से रिवाइज मैं करा देना चाह रहा हूं कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किसके से हेल्प से बनता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हो रहा था और मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा था उसकी वजह से जो भी चीज़ें बन रही थी उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और हम लोगों ने पिछली क्लास में ये भी जाना था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होता है, वो क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। आपस में क्या होते हैं भाई, परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें हम लोग देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर किसके होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेव प्रोपागेशन के वेलोसिटी के डायरेक्शन के भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बोलो आया समझ में? ये तो हम लोगों ने पिछली ही क्लास में जान लिया था कि ये सारी चीज़ें हैं क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो इतना हम लोगों को समझ आ गया। और यहाँ पर क्या था मेरे पास, ये आपके पास एग्जाम्पल के थ्रू ये मैं समझाया भी था, यहाँ पर फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, ये है आपका वेव वेलोसिटी, जिधर वेव प्रोपागेशन कर रहा है इसका मतलब ये क्या है, वेव वेलोसिटी है। और ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ ही साथ ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी किधर है, एक्स डायरेक्शन में। एक एक्स में है, एक वाई में है, दूसरा क्या है, जेड में है। एक एक्स में है, दूसरा वाई में है। एक्स में क्या है, वेलोसिटी, यानी कि वेव किधर भाग रहा है, एक्स डायरेक्शन में भाग रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी वाई एक्सिस में हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इसके जेड डायरेक्शन में, यानी तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। यानी तीनों के बीच का अगर हम लोग एंगल निकालेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, हमेशा कभी निकालेंगे तो आपको 90 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि यहां पर पहले कम हो रहा था, फिर बढ़ रहा था, फिर बढ़ रहा था, फिर कम होना स्टार्ट हुआ, फिर कम होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, यानी ऑसिलेशन बार बार कर रहा है। ऑसिलेशन का मतलब इसमें कोई चेंज आता जा रहा है, बार बार क्या आ रहा है, चेंज आता जा रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ निगेटिव साइड में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सेम वही अगर हम लोग देखेंगे तो तो मैग्नेटिक फील्ड में भी यही, पहले कम था, फिर बढ़ गया, बढ़ गया और बढ़ गया, फिर धीरे धीरे ये क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्या हुआ, फिर जीरो आ गया, फिर घटते घटते जीरो आ गया, फिर निगेटिव चार्ज में क्या हो गया, निगेटिव साइड में बढ़ने लगा। इसका मतलब क्या होता है, एक बार पॉजिटिव में जा रहा है, फिर एक बार निगेटिव, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम, निगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम, निगेटिव मैक्सिमम, ऐसे जा रहा है। यानी कि पहले जीरो से मान लीजिए अगर स्टार्ट हो रहा है तो जीरो से होकर पहले पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर उसके बाद जीरो, फिर निगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर जीरो, ऐसे करके बढ़ रहा है। यानी कि आपको जो ग्राफ मिलेगा वो साइनसॉइडल ग्राफ मिलेगा। ठीक है, जो भी ग्राफ आपको मिलेगा वो साइनसॉइडल ग्राफ मिलेगा। ठीक है, और एक बात और था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम फेज, दोनों का फेज सेम है। दोनों का फेज सेम होने का मतलब क्या है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अपने मैक्सिमम में पॉइंट पहुंच रहा है, सेम उसी समय मैग्नेटिक फील्ड भी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है। ठीक है, सेम जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, यहां पर जीरो पे है, ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच गया है। ठीक है, उसी समय क्या हुआ, जिस समय ये जीरो पर था तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो पर था, लेकिन ये मैक्सिमम यह तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में जीरो पर आए, साथ में जीरो पर आए, साथ में मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच गए, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गए। उसी को पिक वैल्यू भी बोलते हैं, जो वो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको पिक वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर यह है कि मतलब कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जीरो है या दोनों इन सेम फेज में है। ठीक है, बोलो आया समझे, तो ये हम लोग कर सकते हैं। आगे चल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी तो हम लोग उसका थ्योरेटिकल पोर्शन पर चल रहे थे, अभी तक हम लोग क्या करेंगे कि इसके चलेंगे, अब इक्वेशन पे चलेंगे। तो इक्वेशन हमको देखने को क्या मिलेगा, सबसे पहले मैं बता दूं, ये आपका क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से बनेगा। तो यहां पर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना दे रहा हूं ऐसे। ठीक है, ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन सी डायरेक्शन में भाई, वाई डायरेक्शन में है। और भाग किधर रहा है, वेलोसिटी किधर है, एक्स डायरेक्शन में। वेलोसिटी हमारा किधर है, एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये जो चीजें, यही आपकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, इसके बाद ऊपर नहीं जाता है। तो यहां पर इसको हम लोग लिखते हैं ई नॉट। ठीक है, ई नॉट आपकी क्या हो जाती है, ई नॉट आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। सबसे पहले क्या लिखूंगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन लिखूंगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये साइनसॉइडल ग्राफ है, साइनसॉइडल मतलब साइन का ग्राफ, जैसे ऐसे जाता है सांप की तरह से, ऐसे घूमते घूमते जाता है ना साइनसॉइडल ग्राफ। साइनसॉइडल ग्राफ में आपका क्या आता है भाई, तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका आ जाएगा ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका मतलब क्या है, ये वाई क्या बता रहा है, वाई क्या बता रहा है कि जो इसका प्रोपगेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किस डायरेक्शन में है। और एक्स क्या बता रहा है, एक्स ये बता रहा है कि ये किस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या होता है भाई, ये आपका होता है ट्रांसवर्स वेव होता है, जो कि आपको ये इक्वेशन मिलेगा।
ठीक है, वेव का इक्वेशन आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे चले तो फिर से देखेंगे, आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, इसका की ग्राफ क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ साइनसॉइडल है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी ग्राफ साइनसॉइडल होगा, इसका मतलब इसका भी ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूं बी जेड डायरेक्शन में है। बी किस डायरेक्शन में है भाई, जेड डायरेक्शन में है, और ये क्या है, आपकी वेलोसिटी है, इधर वेलोसिटी इधर है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी ई नॉट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी बी नॉट। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन आपको क्या बनेगा भाई, बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों सेम फेज में, अगर वो साइन रहेगा तो ये भी साइन रहेगा, वो कॉस रहेगा तो ये भी कॉस रहेगा। ठीक है, कॉस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, क्योंकि सेम फेज में है तो इसलिए वहां साइन लगाए थे तो यहाँ भी साइन। तो यहाँ पर भी लिखेंगे ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखेंगे हम लोग, ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखेंगे। बोलो आया समझे, ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और यहां पर के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, जैसे ये भी इसका इक्वेशन एक और बन सकता है, कई सारे इक्वेशन बन सकते हैं, जैसे आपके पास बी जेड इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, इसको आगे भी कर सकते हैं, या फिर इसका इक्वेशन एक और बन सकता है, बी जेड इक्वल टू बी नॉट साइन माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये भी हो सकता है। इसमें से कोई भी आप कर सकते हैं, दोनों को प्लस में भी कर सकते हैं, दोनों को माइनस में भी कर सकते हैं, या एक प्लस एक माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपका वेव कहाँ भाग रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कर सकते हैं के एक्स प्लस ओमेगा टी भी कर सकते हैं। ठीक है, सब में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ ये चेंज आएगा कि ये देखने को पड़ेगा कि वेव आगे जा रहा है कि वेव पीछे जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पर मैं के एक्स और ओमेगा टी की बात कर रहा हूं ना, के एक्स और ओमेगा टी की बात कर रहा हूं, अगर ओमेगा टी, और यहां पर के एक्स और ओमेगा टी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर इन दोनों में क्या है, दोनों का साइन, अगर साइन सेम है, या दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं, साइन सेम है तो कहाँ निगेटिव एक्स एक्सिस में भागेगा। ठीक है, प्रोपागेशन ऑफ यहां पर मैं लिख दे रहा हूं प्रोपागेशन ऑफ वेव, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं भाई प्रोपागेशन ऑफ वेव, प्रोपागेशन ऑफ वेव, वेव का जो प्रोपागेशन होगा किस में होगा भाई, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी इधर भागेगा। अगर दोनों का साइन सेम है तो ये हो जाएगा, दोनों का अगर साइन डिफरेंट है तब क्या होगा, अगर दोनों का साइन क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो दोनों का साइन डिफरेंट है, यानी इसका मतलब क्या है, एक क्या है आपके पास यहां पर, तो प्लस एक्स एक्सिस में जाएगा, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव, एक पॉजिटिव है जैसे ये वाला, इसमें देखो एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो ये वाला केस आएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो ये वाला केस, इसमें दोनों निगेटिव तो पहला केस, इसमें दोनों निगेटिव तो दूसरा केस, तो इसको पहला केस मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं दूसरा केस, तो आपको ये मिल जाएगा। बोलो आया समझ में इतना। ठीक है, तो ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये कैसे आपने किया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये कर सकते हैं। बोलो इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि नहीं, हमें आगे चलें, आगे चलते हैं तो हमको क्या मिलता है, द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन हमको क्या मिल गया, बी जेड इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमको मिल गया। ठीक है, ये हमको मिल गया था, और ई वाई कितना मिला था भाई, ई वाई इज इक्वल टू हमको क्या मिला था, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही हम लोगों ने लिया था। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन क्या कर दूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दूं, और ये क्या कर दूं, इक्वेशन नंबर सेकेंड कर दूं। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि जो बी और ई है वो क्या है, वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और एक्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है।
बोलो इतना समझ में आ गया। तो हमको क्या मिलेगा, जो पिक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी भाई, पिक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी भाई, आपको मिल जाएगी बी नॉट। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी बी नॉट। और यही पिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा ई नॉट। आपको क्या मिल जाएगा भाई, ई नॉट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग रखेंगे तो आपको क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है, ई इक्वल टू सी वी, ई नॉट इक्वल टू सी बी नॉट, सी बी नॉट मिलता है, ई इक्वल टू सी बी नॉट मिलता है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा ई इक्वल टू सी बी नॉट आपको मिल जाएगा। बोलो आया समझ में, इतना आया, आगे बढ़े। तो यहां पर आपको ये मिल जाएगा ई इक्वल टू सी बी नॉट मिल जाएगा। सिर्फ ये क्या करेंगे, आप पिक वैल्यू के साथ करेंगे, आप सिर्फ क्या करेंगे भाई, पिक वैल्यू के साथ करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। ठीक है, ये नहीं करेंगे कि यहाँ बी जेड है तो ये आपका बी जेड इक्वल टू, ये नहीं करेंगे। सिर्फ आप पिक वैल्यू के साथ ऐसा करेंगे जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, यहां भी इसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहता है तो आरएमएस वैल्यू दिया रहता है, तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, ई आरएमएस इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई √2। √2 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड करेंगे तो आपका आरएमएस वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर देखेंगे तो बी आरएमएस कितना आएगा, बी आरएमएस इक्वल टू बी नॉट डिवाइडेड बाई √2, बी नॉट डिवाइडेड बाई √2 आ जाता है। ठीक है, अगर आपको पिक वैल्यू दिया है तो आरएमएस वैल्यू पता चल जाएगी, आरएमएस वैल्यू दिया है तो पिक वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अगर इक्वेशन में दिया तो आपका ये पिक वैल्यू दिया है, अगर सेम इक्वेशन में ना दे तो वो आपका क्या दिया रहता है, जनरली आरएमएस वैल्यू दिया रहता है, हमेशा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपको दिया रहता है, जो आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, इसका आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आरएमएस वैल्यू दिया रहेगा तो पिक वैल्यू निकाल सकते हैं, पिक वैल्यू दिया रहेगा तो आरएमएस वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बोलो इतना समझ में आ गया। तो ये आपका पिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड यहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चले तो यहां पर देखते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहला है आपका इन वैक्यूम एयर ऑफ फ्री स्पेस, चाहे वैक्यूम में देखें, चाहे एयर में देखें, चाहे फ्री स्पेस में देखें, वैक्यूम में देखें, एयर में देखें तो चाहे फ्री स्पेस में देखें, तो आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगा C इक्वल टू 1/√μ0ε0। ठीक है, C/√1/μ0ε0 ये आपको मिल जाता है। ठीक है, ये आपको मिल जाता है। ठीक है, बट अगर चले तो वेलोसिटी इन अनदर मीडियम की बात करें तो v इक्वल टू कितना आता है, 1/√μm∈m। यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, जो म्यू होता है, जो म्यू है वो क्या, उसको हम लोग बोलते हैं परमियाबिलिटी बोलते हैं, परमियाबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, परमियाबिलिटी बोलते हैं, जो कि आप लोग पहले से ही जानते हैं परमियाबिलिटी क्या होता है। ठीक है, जो एप्सिलॉन होता है उसको बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर EM रखेंगे तो आपको मिल जाएगा परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन M रखेंगे तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, μm रखेंगे तो परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हमको मिल गया। और यहाँ पर μm की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है आपके पास, यहाँ पर एप्सिलॉन ठीक है, तो ये आपको मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को ये मिल जाती है। तो यहाँ से हम लोग अगर एप्सिलॉन M की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो एप्सिलॉन R होता है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी,
रिलेटिव परमिटिविटी, या तो इसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग के से भी डिनोट करते हैं। जैसे आप लोग कैपेसिटर में पढ़ेंगे कि कैपेसिटर को अगर बाहर रखते हैं तो उसका कैपेसिटेंस कितना आता है, उस पर कितना चार्ज आता है, उस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। फिर उसी को किसी मीडियम में रखेंगे जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग म्यू आर बोलते हैं, उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो आपको यहाँ मिल जाएगा सेम, अगर यही भी करें तो यहाँ पर एप्सिलॉन एम की वैल्यू कितने आ जाएगी, एप्सिलॉन एम की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे, एप्सिलॉन एम की वैल्यू मिल जाएगी एप्सिलॉन आर, सॉरी म्यू आर, म्यू एम की वैल्यू कितने आ जाएगी, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ठीक है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग रखेंगे इसकी वैल्यू इस पे रखेंगे तो 1 / अंडर रूट म्यू एम की वैल्यू कितनी है, म्यू आर एप्सिलॉन आर, म्यू आर इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आपको मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो v इक्वल टू रख सकते हैं आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं, देखिए जरा कर सकते हैं। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, स्पीड ऑफ लाइट। तो आपको यहाँ पर वैल्यू कितनी मिल जाएगी, v इज इक्वल टू आपको मिल जाएगी c डिवाइडेड बाई म्यू आर एप्सिलॉन आर, म्यू आर एप्सिलॉन आर मिल जाएगी। यानी किसी मीडियम में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रहा है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी कि कितनी स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, कितनी स्पीड से क्या कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक ना, ये आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। आगे चल देते हैं, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी से समझने से पहले सबसे पहले मैं कुछ और भी चीजें आपको बता दूं। यहां पर मेरे पास क्या आया था, मेरे पास आया था E इक्वल टू, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूं, यहां पर आपको मिला था ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही तो मिला था, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आपको मिला था। तो जो ओमेगा है उसको मैं बाहर अगर निकाल दूं तो ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 2πf होता है। क्या होता है भाई, 2πf होता है। तो यहां पर एक फॉर्मूला हमको और मिल गया, ई इक्वल टू ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा की वैल्यू क्या रखेंगे भाई, 2πf इंटू टी माइनस के एक्स, ये भी रख सकते हैं। क्या बोलते हो यार, इतना समझ में आ गया, ठीक है। और यहां पर चलेंगे तो हमारे पास क्या होता है, f इक्वल टू क्या होता है, c बाई लेमडा होता है, c बाई क्या होता है, लेमडा होता है। तो c बाई लेमडा, तो ओमेगा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2π c बाई लेमडा, 2π c बाई लेमडा। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक नया इक्वेशन हमको आ गया, ई वाई इज इक्वल टू आपको क्या मिला, ई नॉट साइन 2π c डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू टी माइनस के एक्स। बोलो इतना समझ में आ गया। तो ये एक इक्वेशन पहला था, इक्वेशन नंबर पहले मिला, ये आपका था, ये आपका दूसरा इक्वेशन, ये आपको तीसरा इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्वेश्चन कैसे दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। अगर ओमेगा दिया हुआ है तब तो ये वाला रख करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो ये भी निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेगा, वेवलेंथ दिया है तो ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, फ्रीक्वेंसी दिया हो, वेवलेंथ दिया हो, ठीक है, अगर उस चीज का, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन आपको कहाँ से दे देगा, एक इक्वेशन दे देगा, पूछेगा कितना, ये आपको फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला करके निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आप लोग निकाल सकते हैं। बोलो इतना समझ में आ गया। तो यहां पर हम लोग इतना कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये दिस इक्वेशन इज सेम फॉर, यहां फॉर लिखो, सेम फॉर मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी वही होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी वही होगा जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ रहे हैं, वही आप क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान से देख लो कौन से क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो आया इतना समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी लिख देते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे बी जेड इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पर हम लोग और लिख सकते हैं क्या, वी जेड इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, 2 पाई एफ इंटू टी माइनस के एक्स। कर सकते हैं क्या, इतना कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट साइन यहां पर हम लोग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 पाई सी बाई लैम्डा इंटू टी माइनस के एक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना भी कर सकते हैं। और इसमें एक चीज और आता है, जो के होता है वो क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा होता है। ठीक है, वो कितना होता है भाई, 2 पाई बाई लैम्डा होता है। ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा होता है। तो यहाँ पर हम लोग बी जेड को और भी तरीके से लिख सकते हैं, बी नॉट साइन, ठीक है, 2 पाई सी डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि कितना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वो अपने हिसाब से निकाल लेंगे। बोलो आया समझ में। तो यहाँ पर आपको ये जब मिल जाता है तो आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बोलो आया। ठीक है, तो जो ये वाला फॉर्मूला, जो न्यू वाला फॉर्मूला है, वो इसके लिए भी लागू होगा। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ भी एक और भी फॉर्मूला मिल सकता है। तो यहाँ पर मिल सकता है ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई, इसको ही लिखते हैं 2 पाई एफ इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, ये भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो यहाँ पर जो जैसा इक्वेशन ये बनाएगा वैसा इक्वेशन ये बनाएगा, क्योंकि ये भी वेव नेचर शो करेगा, ये भी वेव नेचर शो करेगा। जब दोनों वेव ही है तो वेव का इक्वेशन सेम आएगा, बट उनका एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। ठीक है, सबका एम्पलीट्यूड अपना अपना होगा। बोलो आया समझ में। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां पर मैं इसमें कुछ डिफिनीशन लिखना है। डिफिनीशन कैसे लिखेंगे भाई, द एनर्जी कैरी बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट वॉल्यूम is called as energy density of electromagnetic wave। यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, बोलिए ये समझ में आ गया। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी लेकर कैरी कर रहा है, कितनी एनर्जी वो कैरी कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोलो यार समझ में आ गया। ये तो है द एनर्जी या द टोटल एनर्जी कैरी बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यही आपको मिल जाएगा। बोलो इतना समझ में आ गया। ठीक है, आगे चले, ध्यान से देखो। अब मेरे पास क्या है, यहां तो था, अब सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कितना मिलेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी कितना होता है, स्टोर इन कैपेसिटर। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एनर्जी स्टोर, टोटल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर।
द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, तो आपको मिलता है U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर मिलता है, U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, या मिलता है आपके पास हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। ठीक है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिलता है, और यहाँ पर हम लोग और निकाल सकते हैं Q इक्वल टू क्या होता है आपके पास CV, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा CV हो जाएगा, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा QYV हो जाएगा, QYV हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे तो QYV मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई QYV करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हाफ QV मिल जाएगा। ठीक है, QV मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, इस वाले को रहने देते हैं। ठीक है, पहले वाले से हमारा काम चल जाएगा, यानी कि कितना होता है हाफ सी वी स्क्वायर या फिर 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी कैपेसिटर जो होता है उसमें कितना एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, चलो आगे इसको और समझते हैं। ये आपके पास कैपेसिटर का प्लेट है, दो आपके पास प्लेट है इधर। ठीक है, ये आपके पास क्या है प्लेट। ठीक है, मैंने कैपेसिटर का प्लेट बना दिया यहाँ पे। ठीक है, कैपेसिटर प्लेट, अब यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से ऐसे। ठीक, यहाँ पर क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, ये आपका क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, ये आपका कितना है निगेटिवली चार्ज। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, इनके बीच का डिस्टेंस है आपके पास d, और इसका एरिया कितना है, एरिया है आपके पास a आपके पास एरिया है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है d है, और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो यहाँ पर इसका हम लोग कैपेसिटेंस देखेंगे तो कितना आएगा, कैपेसिटेंस यानी C की वैल्यू देखेंगे तो आपको कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर कितना होगा, एनर्जी स्टोर। ठीक है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, कितना एनर्जी स्टोर होगा भाई, U इक्वल टू आपको मिलेगा हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर मिल जाए। C की वैल्यू कितना है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा U इक्वल टू हाफ, C की वैल्यू कितना है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, दोनों के बीच का डिस्टेंस। बोलो आया। अब यहाँ से क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस आता है आपके पास E डॉट डी, यही आता है मेरे पास E डॉट आर। तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E तो E रहेगा, R की वैल्यू कितना है D, तो यहाँ पर E डॉट डी आ जाएगी आपके पास। बोलो आया समझ में। दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ पर E cos 0, तो आपको मिलेगा क्या E D। ठीक है, अब वो बात अलग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल डिफरेंस घटता है, तो लेकिन हम लोग सिर्फ इतना चलेंगे। ठीक है, तो यानी कि ई डी की वैल्यू, वी की वैल्यू कितना आ जाएगा ई डॉट डी का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, यहाँ पर ई स्क्वायर डी स्क्वायर। अब डी से डी कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए, डी को अंदर लाओ, डी एंड ई स्क्वायर। तो आपको क्या मिल जाएगा, u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई डी यानी वॉल्यूम। ठीक है, एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस, एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम को नीचे लाओगे, जब वॉल्यूम को नीचे लाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम को नीचे लाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यू वाई वॉल्यूम। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, म्यू ई लिख देंगे, तो आपको मिल जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर।
ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आपको मिल जाएगा। यही आपका क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एनर्जी डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी आपको मिल जाएगी। बोलो इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर आप सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट करके लेते चलिए, सिंपल सिंपल जो भी चीजें आपको मिलेंगी ये सब आप लोग पढ़े हैं कैपेसिटर में, कैपेसिटर में आप जो पढ़े हैं तो सीधे सीधे यही मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत परेशानी होगी ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं हो रही है ना? तो यहां पर आपको मिल जाएगी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। बोलो आया समझ में? ठीक है, तो ये आपके पास क्या मिल जाएगी भाई, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखो मेरे पास क्या है, U की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू ए की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू ई की वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, और ई की वैल्यू कितनी होती है भाई, ई की वैल्यू कितनी होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहां पर जो ई है वो क्या है आपके पास, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है भाई आपके पास, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ई एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, ई एवरेज निकालेंगे। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे म्यू ई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, इसको यहां पर रखेंगे तो आपको मिलेगा ई नॉट का स्क्वायर, तो यहां पर आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स आपको मिल जाएगा। बोलो इतना समझ में आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स मिल जाएगा। अब इसका एवरेज हम लोग अगर निकालेंगे, इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस पे बार लगाना पड़ेगा। इस पे बार लगा देते हैं, पूरे पे क्या लगा देंगे, बार लगा देते हैं। तो ये आपको मिल जाएंगे कांस्टेंट। तो यहाँ पर म्यू ई एवरेज आपको मिल जाएगा, क्या एवरेज आपको मिल जाएगा यहाँ पर हाफ एप्सिलॉन नॉट तो बाहर ही रहेगा और ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ई नॉट का स्क्वायर इसका होता है 1/2, तो टोटल कितना मिल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। कहीं भी रखेंगे हम लोग ये वाला रखेंगे, ठीक है, ये एवरेज वाला रखेंगे, एवरेज वाला लेकर चलेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। ई नॉट की वैल्यू तो आपको पता ही रहती है, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू पता रहेगी। ठीक है, बाकी आप ये रखेंगे तो आपको कितना आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आ गया, इतना आया? ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। तो चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने देख लिया, तो चलेंगे अब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, यहां पर ये सोलेनॉइड है। ठीक है, सोलेनॉइड है तो इसका कोई इंडक्टेंस होगा, इसकी लेंथ मान लो L है। ठीक है, और यहां पर नंबर ऑफ टन्स आपके पास क्या है, नंबर ऑफ टन्स। ठीक है, नंबर ऑफ टन्स आपको कितना मिल जाएगा, N मिल जाएगा। तो यहां पर इंडक्टेंस आपको क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट, इसका इंडक्टेंस कितना मिल जाएगा आपके पास, म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू एल, म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू एल आपको मिल जाएगी। और इसके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, कितना इसके बीच क्या जा रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो हमको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है किसी भी सोलेनॉइड में, किसी भी लॉन्ग सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है भाई, B इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है। I मतलब इसमें जितना करंट जा रहा है, इसमें जितना करंट जा रहा है उतना इधर करंट निकल रहा है। ठीक है, इसमें इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा आपके पास। तो आपको यहाँ पर एनर्जी कितना स्टोर होगा इसमें, जल्दी से बताओ। U इक्वल टू कितना होता है, U इक्वल टू आपको मिलता है हाफ LI स्क्वायर, U मिलता है हाफ। ठीक है, यहां पर U इक्वल टू मिल जाएगा हाफ LI का स्क्वायर, LI का स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा U हाफ, L की वैल्यू कितनी है आपके पास, L की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट N स्क्वायर, म्यू नॉट N स्क्वायर A L इंटू आई का स्क्वायर। ठीक है, A इंटू आई का स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हाफ म्यू नॉट n स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू ए इंटू एल, ठीक है, म्यू नॉट आई स्क्वायर इंटू ए इंटू एल मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या है आपके पास, तो यहाँ पर ये मिल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा u इक्वल टू हाफ, इसकी वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर, बी नॉट का स्क्वायर, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ u की वैल्यू आपको मिल जाएगी u इक्वल टू हाफ, यहाँ पर म्यू नॉट का मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो म्यू स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई म्यू नॉट हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पर बचेगा n स्क्वायर आई स्क्वायर ए इंटू एल, ए इंटू एल मिल जाएगा। तो ये आपको कितना मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगी b, तो यहाँ पर u इक्वल टू आपको मिल जाएगा हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, ए इंटू एल की वैल्यू कितनी होती है भाई, ए इंटू एल को हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम लिखते हैं, ठीक है, एरिया इंटू डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम। तो आपको यहाँ पर ये मिल गई, ठीक है, तो यहाँ पर u डिवाइडेड बाई वॉल्यूम आपको क्या मिल जाएगा, u डिवाइडेड बाई वॉल्यूम आपको मिल जाएगा हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको मिल गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, म्यू बी, म्यू बी लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। बोलो इतना समझ में आ गया, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर बी नॉट क्या हो जाएगा आपके पास, जो बी नॉट है इसी को बोलते हैं एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कितनी आ जाएगी भाई, म्यू बी इक्वल टू कितना आ गया, हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू, ठीक है, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो बी होता है, जो बी होता है वो क्या है आपके पास, बी जेड इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही आपको मिलता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब ओमेगा टी माइनस के एक्स मिलेगा तो यहाँ पर ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं वेरिएबल है, ये आपके पास क्या है, वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, तो ना, तो हम लोग क्या करेंगे, म्यू बी इक्वल टू आपको मिल जाएगी हाफ, यहाँ पर क्या मिल जाएगी, हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, ये आपके पास मिल जाएगी। तो यहाँ पर म्यू बी आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हाफ, यहाँ पर रखेंगे तो आपको मिल जाएगा बी नॉट, यहाँ पर म्यू नॉट कर दें, बी नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अब तो ये रहा वेरिएबल वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। जब इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे एवरेज। जब एवरेज निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर इसको बार करेंगे तो इसको भी बार करेंगे तो आपको मिलेगा हाफ बी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई आपको बचेगा म्यू नॉट। तो यहाँ भी बार करेंगे हम लोग, ठीक है, बार करेंगे तो आपको यहाँ पर एवरेज की वैल्यू आपको मिल जाएगी, टोटल एवरेज। तो यहाँ पर एवरेज की वैल्यू आपको मिल जाएगी म्यू बी एवरेज, कितना मिलेगी आपके पास भाई, हाफ बी नॉट का स्क्वायर, बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट मल्टीप्लाई इसका कितना होता है, हाफ होता है एवरेज। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/4 बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। तो ये म्यू बी का आपका क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू कहीं भी पूछेगा तो हम लोग क्या रखेंगे, एवरेज वैल्यू रखते हैं, ठीक है। 1/4 बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू, 1/4 बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू। अगर एवरेज नहीं पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला रखेंगे, बाकी हम लोग हर समय ये रखेंगे, ठीक है।
तो ये हो जाएगी आपकी एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर या एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कितना एनर्जी कैरी करेगा। अब जितना एनर्जी कैरी करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा भी कैरी करेगा और मैग्नेटिक फील्ड द्वारा भी कैरी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी चेन से बन रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के भी चेन से बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग क्या करें टोटल एनर्जी निकालें, तो टोटल एनर्जी की बात करें तो हमको क्या मिलेगा भाई, हमको क्या मिलेगा, म्यू ई प्लस म्यू बी, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी से बताओ। ये मिल जाएगा हमारे पास, तो ये मिल गया। अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या होता है, म्यू ई क्या मिल जाएगा आपको, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। और यहां पर क्या होता है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, म्यू एवरेज इज इक्वल टू म्यू बी एवरेज। ठीक है, जब दोनों आपस में इक्वल होंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर क्या कर सकते हैं, टोटल एनर्जी की बात करेंगे, टोटल एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, यहां पर म्यू ई ठीक है, म्यू ई एवरेज म्यू बी एवरेज। तो आपको क्या मिल जाएगा, इसको मैं क्या कर सकता हूं, म्यू ई एवरेज ही लिख दूं। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं म्यू ई एवरेज। ठीक है, म्यू ई एवरेज ही लिख दे रहा हूं। तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 म्यू ई एवरेज। ठीक है, यहां तक हमको मिल जाएगी। अब यहां तक मिल जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू इतनी है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा 2 × 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ई नॉट का स्क्वायर। तो हम लोग इसको कट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगी टोटल एनर्जी। ये आपको क्या मिल जाएगी भाई, टोटल एनर्जी मिल जाएगी। बोलो आया समझ में, यानी कि टोटल एनर्जी ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम में कितना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। ये आपका क्या हो रहा है, टोटल ट्रेवल कर रहा है। बोलो इतना समझ में आ गया, इतना अगर समझ में आ गया तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बोलो आया समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं तो हम लोग देखेंगे क्या मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, मैं बताया कि ये चीज आपको नोट करने को मिलेगी। ये आपको क्या करनी पड़ेगी, नोट करनी पड़ेगी कि इसकी जो वैल्यू होती है इसके वैल्यू के बराबर होती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसके बराबर होती है। तो हम लोग देख लेते हैं कि किसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आगे हमको क्या मिलेगा, हम लोगों को प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में वैल्यू कैसे बराबर हैं। ठीक है, प्रूव क्या करना है भाई, म्यू ई एवरेज जो है वो म्यू बी एवरेज के बराबर है। म्यू ई एवरेज जो है वो म्यू बी एवरेज के बराबर है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही उठा लेते हैं। ये उठा लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये वाला उठा लीजिए, म्यू ई इज इक्वल टू क्या है आपके पास, एवरेज आपके पास क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि जो ई नॉट होता है, वो कितना होता है भाई आपके पास, वो होता है सी बी नॉट। ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट होता है, यही होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ तो आपको क्या मिलेगा, ई नॉट का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा सी स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो यही तो मिलेगा हम लोगों को। बोलो यार, यही तो मिलेगा, ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर। ये हमको मिल गया। अब ये जब मिल गया तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, म्यू ई एवरेज। अगर हम लोग देखेंगे म्यू ई एवरेज अगर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हमको क्या मिलेगा,
सी स्क्वायर, और यहाँ पर आपको क्या नहीं मिलेगा, बी नॉट का स्क्वायर, सी स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, बोलो इतना समझ में आ गया? ये वाला आपको समझ में आया कि कैसे आया, ये सी स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर ये हमको मिल जाएगा। अब हमारे पास क्या एक और फॉर्मूला था, एक और फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, सी इक्वल टू 1/1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के पावर में 1/2 था, यही था हमारे पास, अंडर रूट जिसको बोलते हैं, तो यही था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम लोग इसको इधर ले जाएं तो आपको क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट, क्या हो जाएगा 1/म्यू नॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर म्यू ई एवरेज था आपके पास, कितना था, यहाँ पर आया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर, बी नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर आपके पास किसके बराबर है भाई, 1/म्यू नॉट के बराबर है, किसके बराबर है, 1/म्यू नॉट के बराबर है। जब 1/म्यू नॉट के बराबर मिलेगा तो हमको क्या मिल जाएगा, म्यू ई एवरेज कितना हमको मिल जाएगा भाई, यहाँ पर हमको मिल जाएगा 1/4, यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/म्यू नॉट, यहाँ पर मल्टीप्लाई बी नॉट का स्क्वायर, तो हमको क्या मिल गया 1/4 बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। अब यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, ये तो आपके पास क्या है, ये एवरेज यहाँ पर हमको मिला, और ये किसकी एवरेज है, म्यू बी एवरेज की वैल्यू है। ठीक है, यानी हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो म्यू नॉट यानी कैपेसिटर में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जितना पर यूनिट वॉल्यूम जितना एनर्जी स्टोर किया जा रहा है, उतना ही इंडक्टर द्वारा अपने अंदर उतना ही एनर्जी स्टोर किया जा रहा है, उतना ही एनर्जी क्या किया जा रहा है भाई, स्टोर किया जा रहा है। तो आपको मिल गया यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिल गई। इससे आपको पता चल गई कि जो म्यू एवरेज की वैल्यू है वो म्यू बी एवरेज की वैल्यू के बराबर है। दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। बोलो इतना समझ में आ गया, दोनों आपस में बराबर हैं, तो हमको यहाँ तक मिल जाएगा। बोलो इतना समझ में आ गया? आगे चले, आगे चल लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं क्या, आगे देखते हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्या है, वो एक वेव है, तो उसके पास क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसके पास क्या होगा भाई, वेवलेंथ भी होगा, इसके पास क्या होगा, वेवलेंथ होगा। ठीक है, इसके पास क्या होगा, वेवलेंथ होगा। जब वेवलेंथ होता है तो आप कैसे पोटेंशियल मोमेंटम कैसे निकालते हैं भाई, P इक्वल टू एच बाई लैम्डा, P इक्वल टू एच बाई लैम्डा हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, एच बाई लेमडा निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एच बाई लैम्डा। बोलो आया समझ में? तो ये आपका हो जाएगा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर यहाँ से आपको दिया है लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, लैम्डा की वैल्यू अगर गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हैं भाई, आप क्या निकाल सकते हैं, मोमेंटम की वैल्यू निकाल सकते हैं। मोमेंटम की वैल्यू कितना होगा आप पता कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि मोमेंटम की वैल्यू कितना है। बोलो आया इतना समझ में? और यहाँ पर जो हमको मिला P इक्वल टू एच बाई लेमडा, P इक्वल टू एच बाई लेमडा, या लेमडा इक्वल टू एच बाई पी करेंगे और एच बाई एम भी कर सकते हैं। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि जो P की वैल्यू होती है वो mv होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो h है वो क्या है, उसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, उसका वैल्यू क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। ठीक है, कभी कभी इसका डायमेंशन पूछ लेता है, डायरेक्ट डायमेंशन पूछ लेगा, या फिर इसका यूनिट ही पूछ लेता है प्लैंक कांस्टेंट का। तो आपको ये पता होना चाहिए इसका ये यूनिट होता है जूल सेकेंड होता है, तो यहाँ से आप करके निकाल सकते हैं। ठीक है, बोलो आया इतना समझ में आया मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे चलें तो इंटेंसिटी एंड पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी क्या होता है भाई, इंटेंसिटी क्या होता है, सबसे पहले इंटेंसिटी के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे पावर क्या होता है। इंटेंसिटी क्या होता है, I,
इंटेंसिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं भाई, आई से डिनोट करते हैं इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होता है, आई, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी फॉल कर रहा है उस एरिया पर, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर फॉल भी लिख सकते हैं, एनर्जी फॉल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी बोलते हैं। इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं, या तो इसको एनर्जी फ्लक्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग एक नाम और से जानते हैं भाई, एनर्जी फ्लक्स भी बोलते हैं, ठीक है, एनर्जी फ्लक्स भी बोलते हैं। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, इंटेंसिटी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई टी, यानी आपको क्या मिल जाएगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी फॉल करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इंटेंसिटी बोलते हैं। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आपका यूनिट अगर पूछा जाए तो आपको मिल जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बोलो आया समझ में, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और यहां पर हमको क्या मिला, इंटेंसिटी जो है आपको मिल गया एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और जो यहां पर हमको ये पता है पहले से ही कि जो पावर होता है वो क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। तो आपको यहां से एक और इक्वेशन मिल जाएगा, आई इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास P डिवाइडेड बाई ए, P डिवाइडेड बाई ए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर इसकी यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं, और वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। बोलो इतना समझ में आएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर आपको मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पॉइंट चाहिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, पॉइंट सोर्स है, कोई भी पॉइंट सोर्स है, ठीक है। पॉइंट सोर्स जैसे कोई बल्ब है, मैं यहाँ पे बल्ब मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये बल्ब है, अब ये जो बल्ब है आपके पास, जो घर में बल्ब होता है वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी क्या करता है, रेडिएट करता है। तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रेडिएट नहीं करता है, वो इस डायरेक्शन में भी करता है, इस डायरेक्शन में भी करता है, ऊपर भी करता है, नीचे भी करता है, यानी आगे भी करता है, पीछे भी करता है, यानी सभी डायरेक्शन में क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। अगर हम उसको, जो बल्ब है आपके पास, उसको हम लोग क्या मान लें, पॉइंट सोर्स मान लें, एनर्जी का क्या मान लें, पॉइंट सोर्स मान लें, तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिलेगा कि एनर्जी इधर भी जा रही है, एनर्जी इधर भी जा रही है, एनर्जी इधर भी जा रही है, यानी सभी डायरेक्शन में क्या हो रही है भाई, एनर्जी आपके पास जा रही है, एनर्जी सभी डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे आपको एनर्जी डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब ये आपका हो गया पॉइंट सोर्स, जो बल्ब है वो आपका क्या हो गया, पॉइंट सोर्स, यानी पॉइंट सोर्स के कारण जो भी एनर्जी इंटेंसिटी बनेगी वो कैसी बनेगी भाई, स्फेरिकल बनेगी। वो कैसी बनेगी, स्फेरिकल बनेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर इधर जा रहा है, इसके बाहर भी आ रहा है, ऐसे बाहर भी आ रहा है और अंदर भी जा रहा है, यानी कि हमको सभी डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन में मिल रहा है, राइट में भी मिल रहा है, लेफ्ट में मिल रहा है, आगे मिल रहा है, पीछे भी मिल रहा है, इस डायरेक्शन में मिल रहा है, इस डायरेक्शन में, एंगल पे भी मिल रहा है, यानी सभी डायरेक्शन में मिल रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही तो है। यहाँ पर इसको मैं यू से डिनोट कर रहा हूँ, तो यू ही से करूँ, यू इक्वल टू क्या है, ए इंटू टी है आपके पास, ए इंटू टी है। अब ये क्या बना रहा है, स्फीयर बना रहा है, ठीक है। ये आपके पास क्या बना रहा है भाई, स्फीयर। पॉइंट सोर्स जो होता है वो आपका स्फेरिकल बनाता है, तो स्फेरिकल का जो एरिया होगा वो कितना होता है भाई, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर है, मान लीजिए यहाँ पर कोई, मैं यहाँ पर निकालना चाह रहा हूँ कि कितनी इंटेंसिटी हमको मिलेगी, इस एरिया से कितना पास करेगी, ठीक है, परपेंडिकुलरली कितना पास करेगी। तो यहाँ का रेडियस मैं आर मान ले रहा हूँ। जब रेडियस में आर मान लूंगा तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा, इसका एरिया हमको मिल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना मिल जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जब इंटेंसिटी की बारी आएगी तो हमारे पास क्या मिलेगी, u डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई टी, 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई टी। यानी इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर,
4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी हमको कितनी मिल जाएगी भाई, P इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि हम लोग अगर इसका डिस्टेंस बढ़ाते जाएं, यानी रेडियस बढ़ाते जाएं, इंटेंसिटी घटती जाएगी। रेडियस बढ़ाते जाएं, इंटेंसिटी घटती जाएगी। तो आपको क्या मिल रहा है, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगी, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर हमको ये मिल जाती है। बोलो इतना समझ में आ गया, ठीक है, बोलो इतना समझ में आ गया। जितना ज़्यादा हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे यानी उसका रेडियस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे रेडियस बढ़ेगा। जब रेडियस उसका बढ़ेगा तो इंटेंसिटी क्या करेगा, घटेगा, इंटेंसिटी उतनी ही घटेगी। तो आपको पास ये मिल जाएगा, पॉइंट सोर्स के द्वारा ये मिल जाता है, ठीक है। बोलो ये हो गया, आगे चलें, ठीक है, आगे चल लेते हैं, आगे चल लेते हैं। तो इंटेंसिटी ऑन पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वही हो गया है, ठीक है आपका, ठीक। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। यहां पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किसी कारण क्या करता है, कलर शो करता है। क्या करता है भाई, कलर शो करता है, जो क्या है एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में बनता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें कुछ रेज आते हैं, जैसे आपके पास सबसे पहले क्या है, रेडियो वेव, रेडियो वेव, फिर उसके नीचे आता है आपके पास माइक्रोवेव, ठीक है, फिर उसके बाद आता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, फिर उसके बाद आएगा विजिबल, ठीक है, उसके बाद आएगा विजिबल, फिर उसके बाद आएगा अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स रेस, ठीक है, एक्स रेस, ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये आपको मिल जाएगा। यानी कि यहां पर ध्यान से रुक जाइए, ठीक है, ये आपको मिल जा रहा है। अब यहाँ पर जो रेडियो वेव होता है और माइक्रोवेव, इंफ्रा, फिर उसके बाद यूवी रेस, एक्सरे, गामा रे, फिर उसके बाद आपके पास आता है गामा रेज, ठीक है, उसके बाद आप क्या सबसे नीचे क्या आता है, गामा रेज। गामा रेज जो होता है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, गामा रेज जो होती है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर एनर्जी बढ़ रही है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही है भाई, एनर्जी बढ़ रही है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी हैं ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी। सबसे ऊपर क्या है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, फिर उसके बाद विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो यहां पर वेवलेंथ घटेगा, वेवलेंथ आपका क्या हो जाएगा, घटेगा, वेवलेंथ घटेगा। क्यों घटेगा, आपके पास एनर्जी ऑफ लाइट कितनी होती है भाई, hc/λ, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, hf भी बोलते हैं, hf भी बोलते हैं, ठीक है। f क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है आपके पास, वेवलेंथ। ये आपके पास है एनर्जी, ठीक है, ये आपके पास क्या है, वेवलेंथ, ये है आपके पास वेवलेंथ, ये आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये आपके पास है फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ देखो ध्यान से, यहां पर क्या हमको मिलेगा, हमको यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि एनर्जी जब बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ घटेगा, एनर्जी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ घटेगा। अब ऊपर से नीचे जाने पर एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि वेवलेंथ आपका घटेगा। और यहाँ पर क्या है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। यानी सबसे ज़्यादा आपको फ्रीक्वेंसी वाई की मिलती है, सॉरी गामा की मिलती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको हाई पेनिट्रेटिंग पावर इसके पास होता है। इसके पास क्या होता है, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होता है इसके पास, ठीक है, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग
पावर होता है इसके पास। बोलो इतना समझ में आ गया। जब हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर मतलब इसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा एनर्जी की वजह से आपको क्या मिलेगा, ठीक है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर यहाँ पर मिलता है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर मिलता है। अब ध्यान से देखो, आगे आगे ध्यान से देखोगे तो हम लोग विजिबल रे की तरफ चलते हैं, विजिबल की तरफ, ठीक है। विजिबल का मतलब क्या होता है, विजिबल रे जो हमको दिखाई देता है। जैसे हम लोग 7 कलर पढ़ते हैं, वो किसके अंडर आते हैं भाई, विजिबल कलर के अंडर आते हैं, विजिबल रे के अंडर आते हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, विजिबल रे, यानी कि हमको मिलेगा विप ग्योर। आप लोग पढ़े हैं, विप ग्योर पढ़े होंगे, ठीक है, विप ग्योर पढ़े होंगे। वी का मतलब होता है वायलेट, वी का मतलब क्या होता है, वायलेट। आई का मतलब होता है इंडिगो, ठीक है। बी का मतलब होता है आपके पास ब्लू, जी का मतलब होता है ग्रीन, वाई का मतलब होता है येलो, ओ का मतलब होता है ऑरेंज, ठीक है, आर का मतलब होता है रेड, ठीक है। ये आप लोग पढ़ते होंगे विजुअल रे में। अब इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, इसके पास मैं जानता हूं कि जो रेड कलर होता है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। इसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा, हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ, ठीक है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। यानी कि इसका मतलब इधर से इधर जाने पर वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो यहां से यहां पर आपको क्या मिल रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। जब वेवलेंथ इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब एनर्जी कम हो रही है, ठीक है, एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है। बोलो आया इतना, ठीक है। यानी यहां से इधर तक चलते हैं विपग्योर में, वी से आर की तरफ चलते हैं तो आपको वेवलेंथ बढ़ा हुआ मिलता है। जब वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी जाहिर सी बात है घटेगी, एनर्जी जब घटेगी तो उसके साथ साथ आपके पास फ्रीक्वेंसी भी घटेगी, ठीक है, एनर्जी के साथ साथ आपके पास फ्रीक्वेंसी भी घटेगी। इसीलिए क्या होता है, जो रेड लाइट होता है वो काफ़ी दूर तक दिखाई देता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है, तो ये काफ़ी दूर तक दिखाई देता है। इसीलिए इसको सिंबल ऑफ डेंजर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे टावर ओवर देखे होंगे आप, एयरसेल, एयरटेल, जो भी चीज़ें आपके जियो का टावर मिल जाए, वो तो हर गांव में मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है। तो वहाँ पर देखेंगे रात में सबसे ऊपर, एकदम उसके सबसे ऊपर आपको रेड कलर दिखता है। क्यों दिखता है, ताकि ऊपर से जो प्लेन गुजर रही हैं उसको ये पता चल पाए यहाँ पर कोई चीज़ है। इसीलिए जितनी लंबी लंबी बिल्डिंगें होती हैं उसके सबसे ऊपर रेड कलर का क्या लगाया जाता है, बल्ब लगाया जाता है, ताकि वो उसका वेवलेंथ ज़्यादा है वो दूर तक दिखे। जब वो दूर तक दिखेगा अपने आप वो पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ न कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलता है, सिंबल ऑफ डेंजर के रूप में यूज किया जाता है, जो रेड कलर होता है। बोलो समझ में आ गया। आगे चले तो यहाँ पर देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। सबसे पहले नीचे से ही देख लेते हैं गामा रेस। गामा रेस देखते हैं तो इसका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत कम होता है, 10⁻³ नैनोमीटर के आसपास होता है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ × 10⁻9 यानी आपके पास हो जाएगा 10⁻12 मीटर, यानी उससे भी कम है। इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। और इसका सोर्स क्या है भाई, रेडियो एक्टिव डीके से बनता है। कोई भी रेडियो एक्टिव सामान जैसे यूरेनियम है, अगर वो डीके कर रहा है तो उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी निकलती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉन अपने क्या करता है, जैसे यहाँ पर कई सारे सेल हैं, ठीक है, अब यहाँ पर सेल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी दिया, एनर्जी लेकर के ये हाईएस्ट स्टेट में चला गया। ये क्या किया, अपने हाईएस्ट स्टेट में चला गया। अब वहाँ से आया, वहाँ से जब रिटर्न आता है एनर्जी लॉस करके, मान लीजिए वो एक एनर्जी लेवल पहले ही रुक गया। जब एनर्जी लेवल पहले रुक गया तो उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। जब वो एक्साइटेड स्टेट से फिर अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो एक एनर्जी रिलीज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गामा रेज बोलते हैं। इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 10⁻³ नैनोमीटर से भी कम होती है। तो ये किससे निकलता है भाई, रेडियो एक्टिव डीके से पता चलता है आपको, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके से पता चलता है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होता है और किल द कैंसरस सेल, जितने भी आपके कैंसरस सेल मिलेंगे सबको किल कर देता है, सबको मार देता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। उतना एनर्जी जो कैंसरस सेल होते हैं वो एबनॉर्मल सेल होते हैं, नॉर्मल सेल होते नहीं है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं,
ठीक है। फिर उसके बाद आता है गामा रेस, सॉरी एक्सरेज। एक्सरे तो आप देखे होंगे, एक्सरे कराने गए होंगे, जैसे किसी का हाथ या पांव फ्रैक्चर हो जाता है तो वहां पर क्या करते हैं, एक्सरे कराया जाता है। और एक्सरे क्या करता है, पूरे हाथ को भी क्या करता है, इस पार से उस पार निकल जाता है, दाग जाता है। तो जो इसका जो पूरा अंदर का स्ट्रक्चर होता है उसका एक फिल्म बनाया जाता है, ताकि उससे आपको ये पता चल जाए कि कहाँ पर हड्डी का फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कई सारे ऑर्गन पे अगर एक्सरे को पास कराते हैं तो वहाँ से क्या होता है, आपको उसका स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, 3D स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, जिससे डायग्नोस्टिक करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो इसका वेवलेंथ कितना होता है, 10⁻³ नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होता है, 1 नैनोमीटर तक होता है। ये कहाँ से बनाया जाता है भाई, एक्सरे ट्यूब से बनाया जाता है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोग पढ़े होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटॉन्स आते हैं, किसी मेटल प्लेट पे गिरते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से करंट जनरेट कर देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उससे बना लेते हैं। बट जो एक्सरे होता है ये अपोजिट टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है, कोई भी मेटल प्लेट होता है, वहां से क्या करते हैं, उस पे क्या करते हैं, वैक्यूम में रख देते हैं, वैक्यूम में रख करके उसमें बम्बार्ड करते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया जाए। ठीक है। तो वहां से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वहां से एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी रे के फॉर्म में निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सरे बोलते हैं। ठीक है। एक्सरे ट्यूब से ये क्या होता है, स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कोई भी चीज का हम लोग देखेंगे तो 3D एनिमेशन से क्या करेंगे, उसको जान पाएंगे। वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने में हेल्प करता है। और क्या करता है, मेडिकल डायग्नोस्टिक। जैसे अब जस्ट मैं बताया पहले ही, किसी की चोट लग जाए या फिर फ्रैक्चर हो जाए, हाथ पांव कुछ भी हो जाए, तो एक्सरे कराते हैं, ताकि आपका पूरा कंप्लीट डायग्नोस्टिक हो सके। ठीक है। आगे चलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रे क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, 400 ये मिलीमीटर होना चाहिए ना, सही है, 1 नैनोमीटर से 400 क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ता चला जा रहा है, तो 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक इसका रेंज होता है। ठीक है। ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन टू मूविंग द 1 एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। इसमें क्या होता है, ये ऊपर गया था, बट क्या है कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या विजिबल रे कैसे बनता है भाई, जब ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाए, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाए, तब यहाँ पे जो रेडिएशन इमिट होता है उसमें क्या बनता है, यूवी रेस। उसमें क्या बनता है, यूवी रेज। जैसे आपको बताया जाता है कि जो सन होता है, सन से क्या आता है, पूरा रेडिएशन आता रहता है, तो वहां पर बोलते हैं कि सन में क्या होता है, यूवी रेज भी होता है। और यूवी रेज को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में होता है, एटमॉस्फेयर में ओजोन होता है, ओजोन क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए क्या होता है, ओजोन का अगर डिप्लीशन होता है तो ओजोन के डिप्लीशन में क्या होता है कि वहाँ होल बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन होल। और जो ओजोन होल होता है उससे क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पास होकर के हमारी स्किन पे आता है, तो जिससे स्किन कैंसर का चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है। जिससे आंखों पे पड़ेगा तो कॉर्निया डैमेज हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, कई सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है। तो इसको ये हो जाता है आपके पास। बट इसका कहीं यूज भी हम लोग देखते हैं, जब कभी हम लोग इसको बनाते हैं तो इसका यूज जैसे फूड प्रिजर्वेशन में, स्टरलाइजेशन में। इसकी वेवलेंथ कम है लेकिन इसकी एनर्जी या फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, एनर्जी या फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो फूड में जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको किल कर देते हैं, उनको क्या कर देता है भाई, मार देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, जिसका आपको फूड काफ़ी दिन तक चलता है, तो उसका यूवी रेज का ये काम होता है। फिर उसके बाद आते हैं विजिबल। विजिबल का जो होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में इसका वेवलेंथ होता है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ में होता है। सेम वही प्रोसेस जो यूवी रेज था वही विजिबल के लिए है। ठीक है। ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस न्यूरॉन्स फॉर ह्यूमन आई, हमारे न्यूरॉन्स को इन्फ्लुएंस करता है। जो आंखों में हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिग्नल ब्रेन में जाता है, और ब्रेन से हम लोग पता कर पाते हैं ये कौन सा कलर है, कलर को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं अलग अलग कलर को, जैसे विबग्योर मैं आपको जस्ट बताया पीछे। ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस करेंगे हमारे न्यूरॉन्स के, आंखों के न्यूरॉन्स को। तो ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये सिग्नल ले जाते हैं, कहाँ पे, सिग्नल ले जाते हैं ब्रेन पे। जब ब्रेन पे सिग्नल ले जाएंगे तो वहाँ पे हमको पता चल पाएगा कि हम कौन सा कलर देख रहे हैं। ठीक है। कौन सा कलर देख रहे हैं, तो हमको यहाँ से ये पता चल जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका इंफ्रारेड वेव, जिसका होता है 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक। 1 मिलीमीटर तक इसका क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ता चला जा रहा है, वेवलेंथ बढ़ता चला जा रहा है। ये कैसे बनता है, वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल।
एटम और मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के से जो भी रेडिएशन निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। जैसे आपके पास क्या होता है कि जो कैमरे लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, वो रात में भी भले अंधेरे में भी क्या होता है कि वो अच्छे से कैप्चर कर पाता है, कोई भी चीज़ का अच्छे से कैप्चर कर पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी अगर कोई भी आदमी, मान लीजिए कोई भी बॉडी आ रहा है, तो उसमें से क्या करता है, हीट वेव निकलती है। ठीक है, हीट वेव जब निकलती है वहाँ से तो उसको कैप्चर करता है, इसीलिए इसको हीट वेव भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट वेव भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, हीट वेव भी बोलते हैं। ये क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा। ये क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, तो आपको ये पता चल जाता है वहाँ सामने क्या है। ठीक है, जैसे आपके रिमोट भी है, आपका टीवी का जो रिमोट होता है उसमें भी क्या होता है, इंफ्रारेड का यूज होता है, जिसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक होता है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे मैं अब जस्ट बताया, सीसीटीवी कैमरा आपके रिमोट में होता है। ठीक है, टीवी के रिमोट में, और थेरापेटिक यूज में भी होता है। थेरापेटिक का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये जैसे क्या होता है कि मेडिसिन डिपार्टमेंट में होता है। ठीक है, मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी इसका यूज होता है, थेरापेटिक यूज। फिर उसके बाद आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का वेवलेंथ कितना होता है, 1 मिलीमीटर टू 0.1 मीटर, 1 मिलीमीटर टू 0.1 मिलीमीटर होता है। ये मैग्नेट्रॉन वाल्व, यानी कि ये क्या होता है, आपका सेमीकंडक्टर से जनरेट होता है, सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, डायोड से बनता है। ये रडार कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है भाई, रडार कम्युनिकेशन। जैसे किसी को कोई भी मतलब कि क्या, जैसे आर्मी उर्मी होता है, वो किसी दूसरे देश वाले आर्मी से आपस में जब भी टकराव होता है तो उनके बीच में क्या होता है, बहुत सारे फाइटर जेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर बम गिराएंगे, वो आकर इधर बम गिराते हैं। तो यहाँ पर रडार सिस्टम लगा होता है, रडार सिस्टम लगा होता है जो सेमीकंडक्टर का बना होता है। ठीक है, जो माइक्रोवेव निकालता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे पता चल जाता है कि कौन कितने वहाँ से राफेल आए, कितने भी जो भी चीज़ें हैं वहाँ से फाइटर जेट आ रहे हैं, तो उनको पकड़ने में हेल्प करता है। तो ये रडार कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो आपका आता है रेडियो वेव। रेडियो वेव का जो सिग्नल, जो वेवलेंथ होता है वो मोर देन 0.1 मीटर होता है। ठीक है, 0.1 मीटर से ज़्यादा होता है। ये कैसे बनता है भाई, एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या बनता है, रेडियो वेव बनता है। जिसकी वजह से क्या बनता है, रेडियो वेव। जैसे आप 93.5 रेड एफएम आप देखते होंगे, 98.3 रेडियो मिर्ची देखते हैं ना, तो वहाँ पे जो भी आपको मिलता है तो वो सिग्नल, ये वेवलेंथ अलग अलग वेवलेंथ होते हैं। ठीक है, उनके बीच का एक रेंज होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक साथ दो सिग्नल पकड़ लेते हैं, दो रेडियो स्टेशन के सिग्नल पकड़ लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों सुनाई देता है, जिसकी वजह से हम लोग उसके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि कौन सा बज रहा है, कौन सा चीज़ क्या बज रहा है। ठीक है, तो उसके पे डिपेंड करता है, जो उसमें LCR सर्किट लगा रहता है वो उसको प्यूरीफाई कर देता है। आप किसी पर जाकर रोकेंगे तो एक प्रॉपर उसका एक चैनल बना होता है, जैसे 93.5, 91.9, ठीक है, 98.3 ऐसे बना होता है ना, तो वो अलग अलग चीज़ें, ये रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये रेडियो वेव जो होता है वो रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ताकि कोई वहाँ से जो RJ बैठा रहता है वहाँ पर वो चीज़ें बोलता रहता है, वो समाचार देता रहता है, गाने उन्हें सुनाता रहता है उधर से, तो हम लोग रेडियो पर बैठ के बहुत दूर तक भी सुन सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो ये सारी यूजेज आपको मिलेंगी। आगे चलें, फिर से आगे चलने से पहले फिर से मैं बता दूं आप लोगों को, जो हमारा प्रिस्टाइन क्लासेस है वो आप लोगों के लिए लाया है 3 कंप्लीट कोर्सेज, जिसमें ITEP BA BEd है एंड ITEP BCom BEd, साथ ही साथ ITEP BSc BEd है, जिसका फीस उतने केवल आपके पास कितना है, 3500 रुपये है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट 50 बच्चों के लिए आपको क्या है, भारी छूट मिल रही है, जो सिर्फ 2450 रुपये लगेगा आपका सिर्फ। ठीक है, अगर इसको जो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप प्ले स्टोर पर जा करके प्रिस्टाइन क्लासेस का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, उसमें आप इनरोल होइए। अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई सजेशन या कोई चीज़ पूछना आपको हो तो यहाँ पर आप दिए गए मोबाइल नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या क्वेरी हो रही है, कैसे कैसे जुड़ना है। ठीक है, अगर आप जुड़ेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा लाइव क्लासेस मिलेगा, और ये लाइव क्लासेस आपको तब तक रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है।
ठीक है। साथ ही साथ आपका क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन और टेस्ट सीरीज, फिर उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपका इन 3 चीज़ों का प्रिपरेशन कराया जाता है। साथ ही साथ सीयूटी का भी प्रिपरेशन कराया जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ आपका डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिलता है, जिससे आप बार बार क्या करें, इसको रिवाइज करके आपका जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है क्लास में, आप उसको क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं डीपीपी के थ्रू, जिसके कारण आपको क्या बन जाएगा, जितने भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सबका कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से बन जाएगा, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है। अब चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन का सेशन आ गया। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है पिक वैल्यू या एम्पलीट्यूड एक ही बात है। ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द वैक्यूम इज इतना, कितना है, वी नॉट इक्वल टू कितना है आपके पास, वी नॉट आपके पास कितना है भाई, 610 नैनो टेस्ला। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 610 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ टेस्ला, ये आपको मिल जाएगा बी नॉट की वैल्यू। ठीक है। फिर उसके बाद क्या पूछा है भाई आपके पास, द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वेव इज, ये आपका आया है सीयूटी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है। तो यहाँ पर बी नॉट दिया हुआ है, आपको ई नॉट की वैल्यू पूछा है, ई नॉट की वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड। तो आपके पास फॉर्मूला तो पता ही है, ई नॉट इक्वल टू सी बी नॉट। ठीक है, ई इक्वल टू सी बी नॉट। तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम लोग सबको एसआई यूनिट में ही रखते हैं, तो इसको भी एसआई यूनिट में ही रख दिए हम लोग। 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई कितना है, 610 × 10⁻⁻ माइनस कितना है, 9 आपके पास है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 303, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10⁻⁻1, 10⁻1 आपको मिल जाएगा। बट हमको यहाँ पर अगर इधर ले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर ले जाएंगे तो हमको मिलेगा 183 न्यूटन पर कूलम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वो क्या होता है आपके पास, न्यूटन पर कूलम होता है। ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 183 न्यूटन पर कूलम, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आ गया, आसान सा क्वेश्चन है, जो भी पढ़ाया गया है वहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जितना ही पढ़ाया जाएगा उतने ही से क्वेश्चन आएगा। जस्ट ये वाला फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया कि कैसे फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ है और कैसे आएगा, उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा। ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है भाई, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एविडेंट बाय, ये भी 2023 में क्वेश्चन आया था, सीयूटी 2023 में। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सबसे पहले जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्टिंग में पढ़ाया था, मैं बताया था ये ट्रांसवर्स वेव होता है। और जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं ना, ट्रांसवर्स वेव जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके जो पार्टिकल का प्रोपागेशन होता है वेव के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। जैसे क्या है ये वाला, यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे देखा, ठीक है, और यहाँ पर जब ऐसे देखा तो वेव का डायरेक्शन किधर था भाई, वेव मोशन का डायरेक्शन इधर था, वेव इधर भाग रहा था। ठीक है। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का जो भी ऑसिलेशन हो रहा था किधर होता था भाई, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऊपर और नीचे ऐसे ऐसे हो रहा था। ठीक है, ऊपर नीचे डायरेक्शन में हो रहा था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको पता चल गया, तो ये ट्रांसवर्स वेव होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, ट्रांसफर वेव। इसका ये क्या होता है, क्योंकि ये पोलराइजेशन शो करते हैं। कभी भी पोलराइजेशन आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, ब्रूस्टर्स लॉ पढ़ते हैं, तो उसमें आपको बताता है कि पोलराइजेशन कैसा होता है। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ये पोलराइजेशन शो करता है, जिसकी वजह से हमको पता चल गया कि ये ट्रांसवर्स वेव होता है। इंटरफेरेंस नहीं, डिस्पर्सन नहीं, डिफ्रेक्शन नहीं, पोलराइजेशन, ओनली पोलराइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। बोलो आया, ऑप्शन नंबर सी ओनली करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ए है जो कि गलत है, ये भी है, ये भी गलत है, सी डी यहाँ गलत है, आपको सी मिलेगा, ओनली सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बोलो आया, आगे बढ़ लेते हैं। सेम वही क्वेश्चन आ गया का। आ जाते हैं तीसरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली प्रोपागेट अब मीन्स, ये 2022 का क्वेश्चन है। इसमें आपका जनरली आता है स्पेस में जो वेव्स होते हैं जो
अल्ट्रा हाई वेव होते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। इसका फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ देखना है जो स्पेस वेव होते हैं वो क्या होते हैं? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाले वेव होते हैं। ठीक है, बस उसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड वेव नहीं, स्काई वेव नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं विच रेडिएशन हैज वी लीस्ट वेवलेंथ। विच हैव रेडिएशन इन लीस्ट वेवलेंथ। लीस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है? जिसकी लीस्ट माने कम है, जिसकी लैम्डा बहुत कम है, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? गामा रेज की। गामा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ये गामा रेज हो जाएगी, ये एक्सरे है, ये अल्फा रेज है। अल्फा रेज नॉट कंसीडर एज अल्फा बीटा रेज। बीटा नॉट कंसीडर एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ जितने भी मैं बताया, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज जो भी है, ठीक है, कॉस्मिक रे, वो सब आपके क्या आते हैं भाई? वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आते हैं, बट ये अल्फा बीटा रेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सिंपल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपका खत्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, और इससे रिलेटेड जितने भी आपका क्वेश्चन आए हुए हैं CUT में, NCERT में, ठीक है, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन आते हैं, आपको बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे सब आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।